पहला यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुषुप्ति या सुषुप्ति या सुषुप्ति या सुषुप्ति? तो एक का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा? सुषुप्ति बनेगा। कौन सा स? सड़क वाला स ले सकते हैं, और यहाँ पे आप प वाला स, इस तरह से, यानी अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। बाकी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, इस तरह से भी हम इनको देख सकते हैं। तो सुषुप्ति राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वचन शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? स, फिर आधा च, फिर च पूरा, फिर छोटी की मात्रा आएगी दा और न आएगा, और फिर आधा न और द आएगा, तो सच्चिदानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या बनेगा? उद्धार। क्या बनेगा? उ धा ध ध आधा बनेगा, द के नीचे लगता है जो, और आ की मात्रा र, उद्धार। अगला क्या है? दृंगचल। दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या है? दृंगचल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ये होगा दृक प्लस अंचल। क्या होगा? दृक प्लस अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रिणी। कैसे? मंत्रिणी हो जाएगा। अगला, सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा में 20 लोग थे। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है? सभा में 20 लोग थे, इसमें जो है विशेषण का कौन सा भेद है? तो विशेषण बताना है इसमें कौन सा भेद है। तो जो 7 का राइट आंसर है ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि ये कह रहा है सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर है अपूर्ण वर्तमान। क्या है? अपूर्ण वर्तमान। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तेज। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है इनमें से? भागीरथी, सुर नदी, मंदाकिनी या शतद्रु? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, शतद्रु। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ क्या है? प्रज्ञा चक्षु का अर्थ हो जाएगा, यह हो जाएगा विद्वान। क्या होगा? विद्वान। अभ्यागत का अर्थ क्या है? तो अभ्यागत का अर्थ हो जाएगा अतिथि। क्या हो जाएगा? अतिथि। चमू का समानार्थी शब्द क्या होगा? 13। तो चमू का समानार्थी शब्द होगा सेना। सरवरी का अर्थ क्या है? 14। तो सरवरी का अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा रात्रि। क्या होगा? रात्रि हो जाएगा। सरवरी का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा रात्रि। अगला क्वेश्चन करते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? तो शाश्वत का जो 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। आगामी का विलोम शब्द क्या है? आगामी का विलोम शब्द क्या है? 16। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ये होगा विगत। जो गणना योग्य न हो, जो गणना योग्य न हो, 17 का राइट आंसर है सी। क्या हो जाएगा? ये होगा असंख्य। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द बनेगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, दूरदर्शी। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है, ये कहलाता है मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसु। माथा ठनकना का क्या अर्थ होता है? माथा ठनकना का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शक हो जाना। आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, तो ये हो जाएगा बहुत ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है। का बरखा जब कृषि सुखाने का अर्थ है, तो ये हो जाएगा काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना। हाथ को हाथ न सूझना का क्या अर्थ है? हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घना अंधेरा होना। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर भाषा के अंग कहा जाए तो भाषा के होते हैं कितने अंग? 4 अंग। कौन कौन से?
बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है, बी राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली से। मानक हिंदी जो है खड़ी बोली से विकसित हुई है। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो भारत की जो है, आपको सभी को पता है कि भारत की कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा नहीं है और राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये है 11। आप सभी को पता है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। और जो अंग और अह है, ये क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो 5 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, परि प्लस आवरण। क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरण। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वह शब्दांश यानी शब्द के जो पहले शब्द जुड़ता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और शब्द के जो बाद में जुड़ेगा उसे कहते हैं प्रत्यय। तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कमल के समान नयन में समास है। अभी अगर आपको समास अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से देखने हैं, तो मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है समास की। आप प्ले लिस्ट में आप देखना, समास वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो कमल के समान नयन में समास है। 7 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? इनमें अव्ययी भाव समास है, तो 8 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, समय के अनुसार। समय के अनुसार अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजन्म शब्द का समास विग्रह, आजन्म शब्द का समास विग्रह हो जाएगा, तो ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवन पर्यंत। आजन्म का शब्द का समास विग्रह क्या हो जाएगा? जीवन पर्यंत हो जाएगा। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा क्या है? ये है, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ये बांटा जा सकता है 4। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें कहते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम, और जो हिंदी यानी संस्कृत के बिगड़े हुए रूप, या हम कह सकते हैं हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, वो होते हैं तद्भव। तो यहाँ पे जो 12 है इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर पता कीजिए। यहाँ पे बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है 13 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखते हैं, घोटक। क्या हो जाएगा? घोटक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, कैंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ पे देखना, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक, ये हमारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के जो भेद हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो अब जैसे इनमें दिया है संज्ञा के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे दिया है 3। तो इसमें क्या है, जो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा रहता है, इनको क्या किया गया है, जो हमारे जातिवाचक हो गया और हमारा जो है व्यक्तिवाचक, इनमें ही जो है इनको पढ़ा जाता है। बाकी समूह हमारे जो 3 है, कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और उसके बाद होता है यानी तीसरा जो होता है समूहवाचक संज्ञा, और बाकी जो भाववाचक हो गया और जो द्रव्यवाचक हो गया वो किसके अंतर्गत आते हैं? इन तीनों में ही इनको ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दर्द, यानी डी हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन। 18 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, अब जैसे हिंदी में 2 होते हैं, और जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? सिंगुलर और प्लूरल, उसमें भी 2 ही होते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, नहीं हमने जो संज्ञा पढ़ा था ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे क्या होता है? भाव आता है, जो एक भाव आता है, जैसे भारत, लड़का, कायर, मित्रता।
तो अगर 19 में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है मित्रता, क्या है? मित्रता। तो क्या आ रहा है? एक भाव आ रहा है मित्रता। देश को हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित में से संज्ञा है जय चंदों। तो जय चंदों क्या कर रहा है? एक, अगर आप देखेंगे कि ये जय चंदो जो है किसका बोध करा रहा है? एक जाति का बोध करा रहा है। क्या है? जय चंदों से होती है, देश को हानि जय चंदों से होती है। तो क्या हो रहा है? एक जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे, जातिवाचक। अब जैसे जातिवाचक में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे लड़का, लड़की, जानवर, फल। अब जैसे फलों के अंदर भी अलग अलग, अब यहाँ पे जैसे नदियां, पहाड़, इस तरह से। तो इस तरह से जय चंदो। अब जैसे यहाँ पे जैसे राम, श्याम, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक राम, श्याम। ठीक है। इसी तरह से हम किसी फल का नाम या किसी नदी का नाम, किसी भी का भी नाम हम पर्टिकुलर लेते हैं तब वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। अगर जिनको जो है संज्ञा जिन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी होती है, बहुत ही कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो जाती है। कर्ता के लिंग, कर्ता के लिंग का पता होने पर क्रिया होती है। अगर कर्ता के लिंग का पता होने पर क्या क्रिया होगी ये बताना है, वचन के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार या कर्ता के अनुसार। तो जो 21 का यहाँ पे राइट आंसर है ये हो जाएगा पुल्लिंग में। किस में हो जाएगा? पुल्लिंग में। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से? पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो यहाँ पे जो 22 का राइट आंसर है डी हो जाएगा, ठंडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, गरीबों को वस्त्र दो में कारक है। तो यहाँ पे जो 23 है सी राइट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम आपको बताने कितने प्रकार के होते हैं। तो जो 24 है यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 6 प्रकार के। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सर्वनाम के भेद हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब इनमें जो है जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी क्या है? उपभेद हैं। इनके भी क्या है? उपभेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। कैसे? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और उसके बाद आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे जो क्या होता है कि जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम, इसमें क्या होता है? बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जो करता है वही उत्तम वाचक हो जाता है। जैसे मैं, हम, तो ये क्या है? यानी मैं जैसे बोल रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं अपने लिए क्या हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। और आप लोग क्या हो? अपने लिए उत्तम पुरुष हो। और आपके लिए मैं क्या हूँ? मध्यम पुरुष। और मेरे लिए आप क्या हो? क्या हो? उत्तम मध्यम पुरुष हो। लेकिन अगर हम अन्य किसी तीसरे के बारे में, अगर हम राम के बारे में बात करें तो राम हमारे लिए क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? जो हमारे सर्वनाम है, सर्वनाम के कितने भेद पढ़े हमने? 6 भेद पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है? 25। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, में विशेषण कौन सा है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है। 26 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे जो है परिमाणवाचक सर्वनाम हम कैसे पहचानेंगे? ये इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इन्हें जैसे मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है और तोला जाता है। मापा जाता है और तोला जाता है, वो हमारे किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि ये भी क्या होते हैं? परिमाणवाचक भी क्या होते हैं? अनिश्चित में और निश्चित में आते हैं। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। अगला कर लेते हैं। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। तो बूंद बूंद क्या है यहाँ पे? विशेष, विश्लेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम क्या है? तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण है। नल कैसे टपक रहा है? बूंद बूंद से टपक रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। 28 में अगर हम राइट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अब आपको पता है क्रिया जो है कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है 29, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्ता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? कौन सी क्रिया 30 का यहाँ पे राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, माँ नौकर से भोजन बनवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे मुझसे यह काम नहीं हो सकता है, तो 31 का राइट आंसर ये हो जाएगा कर्मवाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता है 32, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भाववाच्य। निम्न में से कौन सा वाक्य जो है कर्मवाचक का नहीं है? 33 ऑप्शन नंबर बी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो कर्मवाचक का नहीं है। बाकी ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया है और गाय से दूध लिया जाता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो ये कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये एक भाव भी आ रहा है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कल्पना भी की जा रही है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये तो सही बात है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, ये होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के। अव्यय के भेद होते हैं, अव्यय के भेद होते हैं 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अव्यय यानी अविकारी शब्द। निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? यहाँ पे बताना है निम्न अव्यय जो है यहाँ पे किस जो यहाँ पे शब्द हैं वो किन किन से यहाँ पे पूरा होगा? तो 36 का ये राइट आंसर होगा, के बिना। आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। मोहन बाजार की ओर गया और वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो 37 यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? विशेषण। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? 38 का राइट आंसर है सी, ये हो जाएगा समुच्चय बोधक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, तो 39 में यहाँ पे राइट आंसर है सी, क्रिया विशेषण। मदन तेजी से दौड़ा, वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। अगला, कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? तो 41 का यहाँ पे डी राइट आंसर है, ये हो जाएगा अनजान। बाकी अज शब्द का अर्थ है ब्रह्मा, बकरा, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, तो ऑप्शन नंबर डी 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर शब्द का अर्थ नहीं है? तो कर का अर्थ होता है, कर एक का होता है टैक्स, ये क्या होता है? टैक्स होता है, और एक होता है हाथ। अब यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा नहीं है 42, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्म। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म ठीक नहीं ठीक है? यहाँ पे बताना है कौन सा विलोम युग्म ठीक है? अपव्यय, मितव्यय। उपकार का अपकार, आज्ञा, जैसे यहाँ पे क्या है, आज्ञा का अवज्ञा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या हो जाएगा? ईर्ष्या यानी जलना, और ईर्ष्या अगर हम जहाँ पे मतलब क्या होते हैं, खुश होते हैं, वहाँ पे हम खुश कर सकते हैं। अगला, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, तो 44 सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न वाक्य को उचित मुहावरा लगाकर पूरा कीजिए। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना, परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना 45 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना है। माता ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? माता ठनकना मुहावरे का अर्थ है शक हो जाना। क्या हो जाता है? शक हो जाना। गागर में सागर, तो 47 सी राइट आंसर हो जाएगा, संक्षेप में गहरी बात कहना। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ये नहीं है, दूर के ढोल सुहाने। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? 49, तो ऑप्शन नंबर 49 डी राइट आंसर हो जाएगा, सिर ओखली में देना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, परिश्रम अधिक और फल कम। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं हमें बताना है 51, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, उद्देश्य और विधेय। यानी कोई वाक्य होगा, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जैसे तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। तो उसमें हमें क्या है, प्रीडिकेट बाकी हमारे जो विधेय, यानी जिसका एक दूसरे पे क्या होता है, बल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी संक्षेप में हम सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं, तो 52 यहाँ पे सी राइट आंसर है। रचना और अर्थ के आधार पे हमने पढ़ा था, रचना और अर्थ के आधार पे क्या होता है, अगर आपने जो है 9th और 10th की भी या इवन आप 6th to 8th तक की भी अगर आप लोग जो है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो ये आपके जो है एकदम ईजी हो जाएंगे और सरल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो रचना और अर्थ के आधार पे आपने देखा होगा, अर्थ के आधार पे 9th में जोड़ दिया जाता है और रचना के आधार पर 10th में पढ़ाया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 53, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8। छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य है छी छी कितनी गंदगी है 54, ऑप्शन नंबर सी विस्मयवाचक। जहाँ पे भी ऐसा ये एक्सक्लेमेशन का साइन दिखेगा वहाँ पे क्या होगा, विस्मयवाचक हो जाएगा। यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ, कौन सा वाक्य है यहाँ पे? 55 डी राइट आंसर हो जाएगा, आज्ञावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, 56 सी राइट आंसर है, समुच्चय बोधक। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? 57, तो सी राइट आंसर है, नारायण धनी है परंतु कंजूस है।
संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। ये वाक्य हैं 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो 58 यहाँ पे राइट आंसर है बी। क्या हो जाएगा? उसने खाना खाया और सो गया। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो 59 यहाँ पे देखेंगे, सी राइट आंसर होगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है यहाँ पे? 59, तो सी राइट आंसर है। सॉरी यहाँ पे अगर अच्छा 59, तो सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है 60, ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य। मित्रों को काटकर केक खिलाओ, मित्रों को काटकर केक खिलाओ वाक्य में अशुद्धि है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मित्रों को काटकर केक खिलाओ, तो यहाँ पे थोड़ा 61 में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पदक्रम संबंधी। यहाँ पे क्या है? मित्रों को काटकर, तो ये क्या हो रहा है? तो यानी यहाँ पे आना चाहिए था मित्रों को केक काटकर खिलाओ, ये ऐसा हो सकता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाक्य में अशुद्धि है, पदक्रम, यानी क्या होना था? आगे पीछे हो गया। नहीं तो ऐसा लग रहा है मित्रों को काटो और क्या करो फिर केक खिलाओ, तो ऐसे तो क्या हो जाएगा? मित्रों को काटकर केक खिलाओ, यानी मित्रों को केक काटकर खिलाओ, तो पदक्रम संबंधी यहाँ पे अशुद्धि है। निम्न में से वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? 62, तो 62 अगर हम देखते हैं सी हो जाएगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। कृपया यहाँ पे सॉरी यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखेंगे 62, 63, तो यहाँ पे हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई नहीं है यहाँ पे, और हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई। अब बाकी देखेंगे, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कुल्ले ने सामान उठाए, ये तीनों सही है, लेकिन डी गलत है। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? 64, भैंस का दूध ताकतवर होता है। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पे रेखांकित में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्टेट की एग्जाम देते हैं जहाँ पे हिंदी बनता है, वहाँ पे अलंकार, समास, कारक, ये सभी पूछे जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, ये सभी यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे और हमारे जो कोटेशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रेक्शन कहाँ पे कौन सा लगता है। तो 65 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सलेस अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है भाई? 66, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपमा अलंकार। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो 67 यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। निर्गुण उपासक कवि है, निर्गुण उपासक कवि है 68, सी राइट आंसर है, कबीरदास। पद्मावत के रचयिता का नाम बताना है 69, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? 70 का बी राइट आंसर है, रस विलास। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? तो 71 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कौन सी है? अवधि भाषा। रामचरितमानस की शैली कौन सी है? तो ये शैली है प्रबंध शैली। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो 73 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, ऑप्शन यहाँ पे सखा भाव। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? 74, तो ये हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, सुरसागर। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो 75 का यहाँ पे जो राइट आंसर है सी, ये हो जाएगा सॉरी, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है 75, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरसागर। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में कौन सा कवि यहाँ पे श्रेष्ठ है? तो 76 में यहाँ पे जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, सूरदास। रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है 77, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नायिका का रूप सौंदर्य का चित्रण। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? 78, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 78 का सी राइट आंसर है, बिहारी लाल। निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्तवाक था? तो 79 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, कौन है यहाँ पे? रसखान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो 80 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, कवितावली। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं 81, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला, कामिनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? 82, बी राइट आंसर है, जयशंकर प्रसाद। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं 83, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 84। बादल राग कविता के रचयिता हैं, बादल राग कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं 85, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि कौन है? जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं 86, ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था?
हिंदी गज़ल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। किसने किया था? दुष्यंत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कवि हास्य रस का नहीं है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद्र। ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? 90 का राइट आंसर है बी, वृंदावन लाल वर्मा। गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? 91 बी राइट आंसर है, महादेवी वर्मा। निम्न में से आंचलिक लेखक का नाम बताए? 92 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं? तो यहाँ पे जो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता क्या है? निबंध के लिए कौन है? 94 डी राइट आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। कुटज निबंध के लेखक हैं? 95 बी राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पैरों में पंख बांधकर रचना है? 96 बी राइट आंसर है, यात्रा वृत्तांत। माटी हो गई सोना गद्य की विधा है? माटी हो गई सोना गद्य की विधा है 97, यहाँ पर ए राइट आंसर है, संस्मरण। निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? 98 ऑप्शन नंबर डी, कौन नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह। लेखक कमलेश्वर ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया? 99 ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे? तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हमने जो है 100, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन किए 125 के समथिंग। यहाँ पे कितने क्वेश्चन हुए? 125 के समथिंग क्वेश्चन हमने 125 क्वेश्चन किए, और उसमें कुछ जो मैंने जिसमें फैक्ट बताए तो 150 तक के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और थोड़ा भी अगर आपके कितने आंसर यहाँ पे राइट बनते हैं तो आप जो है कमेंट करना, और अगर आपको हेल्पफुल लगती है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।